गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर लिया। अब हम लोग इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। आइए दोस्तों देखते हैं। यह वंशानुगत राजवंश की व्यवस्था थी। ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे दोस्तों, ये वंशानुगत राज व्यवस्था अपनाते थे। राजा गौरवपूर्ण उपाधि धारण करता था, जिसमें प्रमुख था दोस्तों महाराजा उपाधि, और महाराजा धीराज की उपाधि प्रमुखता से ये लोग ग्रहण किया करते थे। इनकी प्रशासनिक इकाई जो थी, आगे देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक इकाई क्या थी। भुक्ति सबसे बड़ी इकाई थी दोस्तों। भुक्ति जो है कई मंडलों में बटा हुआ था और मंडल कई विषयों में विभाजित हुआ करते थे और विषय जो है कई ग्रामों में विभाजित हुआ करते थे। भुक्ति जो है इसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी और ग्राम जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। आइए दोस्तों मुख्य पदाधिकारियों के विषय में देख लेते हैं कि इनके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन हुआ करते थे। पहला है दोस्तों दंडपाशिक। यह प्रमुख पदाधिकारी हुआ करता था, अच्छा सिविल सेवक हुआ करता था। और महाप्रतिहार ये दूसरा हुआ करता था दोस्तों। और तीसरा दंडनायक हुआ करता था। और चौथा जो है बलाधिकृत, यह प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। अरब यात्री अल-मसूदी जो था दोस्तों, अरब यात्री जो अल-मसूदी था, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की तारीफ करता था। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा और साहित्य को देख लेते हैं। साहित्य में देख लेंगे दोस्तों महाकवि राजशेखर इस वंश के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। पहली रचना इनकी महत्वपूर्ण है बाल रामायण। इनकी पहली रचना अति महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों है कर्पूर मंजरी। हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी तो हिंदी के पेपर में भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। हिंदी का जो पेपर है उसमें भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। देखिए काव्य मीमांसा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। प्रचंड पांडव गजब की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हरविलास और भुवन कोश। ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों महाकवि राजशेखर की। अब सोमेश्वर की रचना है। सोमेश्वर लिखते हैं प्रचंड कौशिक। इनकी महत्वपूर्ण रचना प्रचंड कौशिक है। आइए दोस्तों इनके धर्म के विषय में देख लेते हैं। ब्राह्मण धर्म ये अपनाते थे। वैष्णव संप्रदाय का महत्व था इनके राज्य में। ये लोग शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और आदि शक्ति की पूजा किया करते थे। किनकी पूजा किया करते थे दोस्तों? शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति की अर्थात आदि शक्ति की पूजा किया करते थे। दोस्तों बौद्ध धर्म उस समय पतन की ओर था। बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर था दोस्तों, जबकि जैन धर्म जो था यह राजपुताना और पश्चिम भारत तक ही सीमित रह गया था। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग गुर्जर और प्रतिहार वंश के सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं कि इनके समाज की व्यवस्था क्या थी दोस्तों। गुर्जर कालीन सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। चारों जातियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। उन चारों जातियों का उल्लेख मिलता है जो वैदिक काल में जातियां थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों जातियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। प्रत्येक जाति के लोग अलग अलग वर्गों में
विभाजित थे दोस्तों। जैसे उस समय ब्राह्मण को विप्र कहा जाता था दोस्तों, और ये दो लोग थे, दो ग्रुपों में, दो वर्गों में विभाजित थे, जैसे चतुर्वेद और भट्ट। ये ब्राह्मण जो विप्र थे ये चतुर्वेद या भट्ट कहलाते थे दोस्तों, और जो वैश्य समुदाय था यह कंचुक और वकाटा कहलाता था दोस्तों। ये भी दो भागों में बटा था, वैश्य भी कंचुक और वकाटा में। क्षत्रिय को यहाँ कटारिया कहा जाता था दोस्तों, और इन्हें उस समय प्राकृत नाम से बुलाया जाता था। क्षत्रियों को प्राकृत नाम से बुलाया जाता था, जिन्हें कटारिया कहा जाता था। चौथा है दोस्तों शूद्र। ये सुदरिया कहे जाते थे। इनका काम था दोस्तों पशुपालन करना और खेती करना, इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। आइए दोस्तों महिलाओं की स्थिति को देख लेते हैं कि इनके राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या हुआ करती थी। बहुत ही दयनीय स्थिति थी दोस्तों महिलाओं की यहाँ पर। इसमें सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, अर्थात उसके पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था, अर्थात सती कर दिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों पर्दा प्रथा का प्रचलन गरीबों में था, जबकि जो राज्य की महिलाएं थी और अमीर घराने के लोग थे उनकी महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि जो गरीब थे उनके महिलाओं के साथ पर्दा प्रथा का प्रचलन जुड़ा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट राजशेखर के अनुसार महिलाएं संगीत, नृत्य और पेंटिंग करके अपना गुजारा किया करती थीं। जो महाकवि राजशेखर हैं दोस्तों, इनके अनुसार महिलाएं संगीत, नृत्य और पेंटिंग करके पेंटिंग में अपना रुचि दिखाती थीं। आइए दोस्तों कला है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासक कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक हुआ करते थे दोस्तों। उल्लेखनीय मूर्तियां हैं कुछ दोस्तों जो गुर्जर काल में बनी थी, अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में बनी थी। जैसे विष्णु का विश्वरूप मूर्ति और शिव एवं पार्वती की मूर्ति जो इनके विवाह को दर्शाती है दोस्तों। शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाती है ये मूर्ति मिली थी दोस्तों। और ग्वालियर के किले में तेली का मंदिर जो कि अति महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, अति सुंदर मंदिर है। नेक्स्ट है दोस्तों किराडू के विष्णु और सोमेश्वर मंदिरों को प्रतिहार परंपरा की ओर और भी भव्य बनाता है दोस्तों। जो विष्णु और सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों यह प्रतिहार परंपरा को और भी भव्य बनाता है, अर्थात प्रतिहार की जो कला की परंपरा थी इन्हें और भी भव्य बनाता है। तो दोस्तों आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ चुके हैं और गुर्जर प्रतिहार वंश को हम लोगों ने खत्म कर दिया है दोस्तों। अब हम लोग आगे की क्लास में राष्ट्रकूट वंश के विषय में पढ़ेंगे। आप लोगों से निवेदन है यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें दोस्तों। धन्यवाद।